नमस्कार दोस्तों, मैं निरंजन आप सभी को हिस्ट्री की जीत की इस प्लेटफॉर्म के ऊपर स्वागत करता हूं। आज के क्लास में मुगल प्रशासन और अर्थव्यवस्था से जुड़े यूजीसी नेट के पेपर में पूछे गए प्रश्नों के ऊपर चर्चा करेंगे। पर आप सबसे एक रिक्वेस्ट है दोस्तों, ये वीडियो को एंड तक देखना। और हाँ, जिन्होंने इस चैनल को सब्सक्राइब करके नहीं रखा है, चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो ऐसे और महत्वपूर्ण वीडियो प्राप्त करने के लिए। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलान कीजिए। सूची 1 में लिखा हुआ आमिल, बकाल, पाही और कुलकर्णी। दूसरी ओर सूची 2 में उनके अर्थ बताए गए हैं। अनावासी खेतीहर, ग्रामीण लेखाकार, राजस्व संग्राहक और व्यापारी। आपके पास 10 सेकंड का समय है, आप सोचो इसका आंसर क्या हो सकता है। तो आमिल कहा जाता है राजस्व संग्राहक को, यानी कि ए का 3। मुझे पता है कि ए का 3 है, तो अगर आप ऑप्शन देखोगे तो केवल ऑप्शन नंबर बी में दिखाई दे रहा है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर ये सही जवाब हो जाएगा। आप एलिमिनेशन मेथड भी सीख लो, बहुत काम आएगा आपके एग्जाम में। अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलान कीजिए। मलिक उत्तुजार, बिस्वा, कुशक और मावास। दूसरे और उनके अर्थ दिए गए हैं। मलिक उत्तुजार कहा जाता है व्यापारियों के मुखिया को। बिस्वा कहा गया जमीन की पैमाइश की एक छोटी इकाई को। अगर हम बात करें कुशक की, तो कुशक कहा गया है रिहायशी किला को। और मावास कहा गया किलेबंदी गांव को। इस प्रकार से अगर देखा जाए तो ए का 4 और बी का 3, ए का 4 केवल ऑप्शन नंबर सी में दिखाई दे रहा है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। अकबर के शासन में दाम ने धीरे धीरे तांबे के टंके का स्थान ले लिया। दाम को पैसा के नाम से भी जाना जाता था। आधे दाम को अधेला कहा जाता था। अकबर ने 1 रुपये के लिए 40 दामों का अनुपात तय किया, जो वास्तविक भुगतानों के उद्देश्य के लिए मानक बन गया। इन 4 विकल्पों में कौन सा सही नहीं है, आपको चूज करना है। 10 सेकंड का समय है, सोचो इसका आंसर क्या होगा। तो सही विकल्प यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ये जो स्टेटमेंट है वो ही स्टेटमेंट क्या है, गलत है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस यूरोपीय यात्री ने यह टिप्पणी की कि नूरजहां ने अपने छवि और प्रतिष्ठा बढ़ाने के लिए पूरे राष्ट्र में जगह जगह विहार, उद्यान, महल और सराय बनवाई। एफ पेल्सर्ट, सर थॉमस रो, करेरी या फिर मनुकी। तो सही जवाब हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए। ये स्टेटमेंट जो है वो एफ पेल्सर्ट का है। अगला प्रश्न है, नीचे 2 वक्तव्य दिए गए हैं। एक को कथन ए और दूसरे को कारण आर कहा गया है। कथन में कहा गया है नूरजहां से शादी की वजह से जहांगीर प्रशासन की तरफ से उदासीन हो गया। नहीं, ये स्टेटमेंट गलत है। कारण में कहा गया 1611 से 22 ईस्वी के दौरान नूरजहां ने अपना एक अलग दल यानी कि junta बना ली थी और वह काफ़ी ताकतवर हो गई थी। बिल्कुल सही है। तो कारण सही है, यहाँ पे कथन गलत है, इसलिए सही विकल्प हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी आपका। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस शहर को जहांगीर ने गर्दाबाद यानी कि धूल गर्दा वाला शहर और जहनुमाबाद यानी कि नरकी शहर बताकर तिरस्कार किया था। अहमदाबाद, मांडू, जौनपुर या फिर गोंड को। तो सही विकल्प हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए, यानी कि अहमदाबाद को ऐसा कहा था उन्होंने। अगला प्रश्न है, मुगल बादशाह अमीरों को कई प्रकार की दंड पताकाएं प्रदान किया करते थे। शाहजहां ने निम्नलिखित में से किस दंड पताका को इस सूची में शामिल किया। अलम, छत्रतोक, तुमानतोक, माही मरातिब। तो सही विकल्प हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी, यानी कि माही मरातिब। अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलान कीजिए। क्लब, हशम, हवाजिल और तौफीर। दूसरे और उनके अर्थ लिखे हुए हैं। घुड़सवार सैनिक, एकता की अनुमानित आय में बढ़ोतरी, सेना, निर्धारित राजस्व के अतिरिक्त प्राप्त होने वाली राजस्व आय। तो क्लब कहा गया सेना को, यानी कि ए का 3 हो जाएगा। मुझे पता है कि ए का 3 सही है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मुगल जमींदारों के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करें। पूरे परगना के लिए अधिकृत जमींदारों को कुछ निश्चित टुकड़ियों के साथ सैन्य सेवाएं देनी होती थी। बिल्कुल सही है। परगना के कुछ गांवों के हिस्से यानी कि तरफ के धारक जमींदार को सलामी देनी होती थी। बिल्कुल सही है।
जमींदारों के आधे हिस्से के राजस्व को जो उसे राजकोष में जमा करना होता था तलपड़ कहते थे? नहीं, ये गलत है। तो केवल ए और बी सही है। ए और बी ऑप्शन नंबर सी में है, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है 1679 ईस्वी में औरंगजेब द्वारा जजिया पुनः लागू किया गया। औरंगजेब द्वारा दोबारा जजिया लागू करने के बारे में सतीश चंद्र का क्या तर्क है? हिंदुओं के विरोध और शासकों के लालच की वजह से जजिया लगाया गया? नहीं, ये स्टेटमेंट उनका नहीं है। औरंगजेब ने जजिया इसलिए लगाया था ताकि गैर मुसलमान को इस्लाम कबूल कराने के लिए बाध्य किया जा सके? नहीं, ये भी नहीं है। जजिया का आरोपण करते हुए राजनीतिक संकट का सूचक था, विशेषकर दक्कन में बिगड़ते हुए हालात की वजह से। बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका सही जवाब हो जाएगा। ये स्टेटमेंट दिया गया था सतीश चंद्र के द्वारा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस यूरोपीय यात्री ने यह टिप्पणी की थी कि भारत में शिक्षा की कोई व्यवस्था नहीं है, धार्मिक शिक्षा के लिए मदरसा को छोड़कर, जहां पश्चिम के विज्ञान के अध्ययन को व्यवस्थित ढंग से पढ़ा जा सके, इसलिए यहाँ पश्चिम विज्ञान तथा दर्शन में अभिरुचि किसी व्यक्ति विशेष के साथ ही पैदा होती है और उसी के साथ समाप्त हो जाती है। तो यह स्टेटमेंट दिया गया था बर्नियर के द्वारा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच्ड। एक और मुद्रा के नाम दिए गए हैं, दूसरे उनके प्रकार दिए गए। सिक्का ताजा मुद्रित रुपया हुआ करता था, बिल्कुल सही है। चलनी पिछले वर्षों में मुद्रित सिक्के, ये भी बिल्कुल सही है। खजाना पूर्व शासकों के समय से प्रचलित सिक्के, ये बिल्कुल सही है। पेठ वह सिक्का जिसके प्रत्यक्ष मूल्य से उसका वास्तविक वजन कम हो, नहीं, ये स्टेटमेंट गलत है। तो यहाँ पर सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी आपका। अगला प्रश्न है रसिक दास और मोहम्मद हाशिम को जारी किए गए औरंगजेब के फरमान किस तथ्य पर प्रकाश डालते हैं? कृषि पैदावार में आ रही कमी और दमनकारी कराधान को लेकर के, बिल्कुल सही है। भूमि से खेतिहर के पलायन की समस्या, बिल्कुल। कृषकों विशेषकर सतनामियों और जाटों का विद्रोह, ये नहीं था। तो ए और बी केवल ऑप्शन नंबर बी में दिखाई दे रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा या फिर कौन से हुंडी का प्रकार या फिर रूप नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप और फॉर्म ऑफ हुंडी? जब्ती हुंडी, दर्शनी हुंडी, मियादी हुंडी या फिर फसलाना हुंडी? आपके पास 10 सेकंड का समय है सोचने के लिए। सोचो इसका आंसर क्या हो सकता है। तो दर्शनी हुंडी हुआ करता था और मियादी हुंडी भी होता था, लेकिन जब्ती हुंडी और फसलाना हुंडी नहीं होता था। तो ए और डी आपका सही जवाब हो जाएगा। ए और डी केवल ऑप्शन नंबर बी में दिखाई दे रहा है, ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब है। अगला प्रश्न है मुगल शाही घराने की निम्नलिखित में से किस महिला ने गायों की चराई के लिए अपनी जागीर से जमीन दी? हमीदा बानो बेगम, महाम अनगा, नूरजहां, मुमताज महल? सही विकल्प हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए, यानी कि हमीदा बानो बेगम। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। सूबे के प्रादेशिक प्रभाग सरकार में कई अधिकारियों की नियुक्ति की जाती थी, बिल्कुल सही है। सरकार की सिरस्थ अधिकारियों को फौजदार कहा जाता था, बिल्कुल सही है। अधिकारियों में से एक को सरकार का प्रधान कहा जाता था, नहीं, ये स्टेटमेंट गलत है। फौजदार का कर्तव्य अपनी सरकार में कानून और व्यवस्था बनाए रखना होता था, बिल्कुल सही है। अब हमसे पूछ रहा है कौन सा सही नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है नीचे दो वक्तव्य दिए गए हैं, एक को कथन ए और दूसरे को कारण आर कहा गया है। कथन में कहा गया मुस्लिम राजनीतिक चिंतन को आदाब साहित्य ने भी स्वरूप प्रदान किया। कारण में कहा गया आदाब साहित्य कुछ हद तक पंचतंत्र से प्रभावित थे, जिसे इब्न अल मुकफ़ा के अनुवाद कलीला व दिमना से अरबी साहित्य का परिचय हो चुका था। तो बिल्कुल दोनों ही सही हैं और कारण जो कथन का सही स्पष्टीकरण कर रहा है, इसलिए सही विकल्प हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए आपका। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। अकबर ने अपने साम्राज्य को 12 प्रादेशिक इकाइयों में विभाजित कर रखा था, बिल्कुल सही है, और इन्हें सूबा कहा जाता था, सही है स्टेटमेंट ये। एक सूबा कई सरकारों में विभाजित होता था, बिल्कुल सही है। एक सरकार को परगना में विभाजित किया गया था, बिल्कुल ये भी सही है।
एक परगने को सी में विभाजित किया जाता था, नहीं, ये स्टेटमेंट गलत है। और हमसे पूछ रहा है कौन सा सही नहीं है, तो सही विकल्प हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी आपका। ये एक्सप्लेनेशन है, आप इसको याद कर लो, बहुत ही इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए। पूरा मुगल साम्राज्य को जो है सूबों में बांटा गया था, यानी कि प्रांत में। सूबों के नीचे आते थे सरकार, सरकार आप जिला समझ सकते हो इसको। सूबा का जो प्रमुख अधिकारी होता था उसको कहा गया सूबेदार, और सरकार का प्रमुख अधिकारी को कहा गया फौजदार। सरकार के नीचे आता था परगना, जिसे महाल कह सकते हो, और इसके प्रमुख अधिकारी को सिकदार कहा जाता था। इसके नीचे आता था ग्राम, जिसे गांव भी कहा जाता है, और इसके प्रमुख अधिकारी को मुकदम, चौधरी या फिर खुद कहा जाता था। अगर आप ये वीडियो को नहीं देखो तो एक बार देख लेना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये वीडियो प्रशासनिक व्यवस्था को लेकर के। अगला प्रश्न है, मुगल काल में गज के विभिन्न प्रयोगों के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। अबुल फजल ने लिखा है कि हुमायूं का गज सिकंदरी 32 अंगुष्ठ यानी कि अंक का था। अबुल फजल बताता है कि गज ए इलाही की लंबाई 41 अंगुष्ठ के बराबर थी। दीरा यानी कि गज ए शाहजहानी 33.5 अंगुष्ठ से थोड़ा कम था। तुजु के जहांगीरी में वर्णित है कि गज ए सरई की लंबाई 26 अंगुष्ठ थी। अब आपको बताना है कि इन स्टेटमेंट में कौन सा स्टेटमेंट सही है। आपके पास 10 सेकंड का समय है, एक बार जरूर सोचना इसका आंसर क्या हो सकता है। तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर सही हो जाएगा ए, क्योंकि ए बी सी आपका तीनों सही हैं, लेकिन डी जो है वो गलत है आपका। ठीक है, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। भेजी हुई रकम के भुगतान के लिए शराफों यानी कि मनी चेंजरों को हुंडी जारी करने में विशेषज्ञता प्राप्त थी। हुंडी एक विक्रय दस्तावेज था जिसका सामान्यतः थोड़ी छूट देकर हस्तांतरण हो जाता था। एक स्थान से दूसरे स्थान के लिए बनाए गए बिलों के लिए भेजे गए रकम के भुगतान अथवा ऋण हेतु विनिमय की एक ही दर निर्धारित की जाती थी। हुंडी में स्वतः ही स्पष्ट होता था कि वह तत्काल ही देय है अथवा हुंडी ग्राहक को प्रस्तुत करने के पश्चात एक निश्चित अवधि की समाप्ति पर देय है। तो ये जो ऑप्शन नंबर सी में स्टेटमेंट लिखा हुआ ये स्टेटमेंट सही नहीं है आपका, इसलिए सही विकल्प हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी आपका। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से कथन सही नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। फारसी सिर्फ मुगल साम्राज्य तथा दिल्ली सल्तनत में ही उच्च प्रशासन की भाषा नहीं था, बल्कि वह राजपूत राज्यों के दरबारों तक फैली हुई थी। सिराजुद्दीन अली आरजू ने यह विचार प्रतिस्थापित किया है कि फारसी और हिंदी में कुछ बुनियादी समानताएं थी। 1539-40 में लिखित अपनी किताब बहार आजम में टेक चंद बहार ने ऐसे कवियों और गद्यात्मक रचनाओं के उदाहरण दिए हैं। फारसी को हिंदी के स्थानीय बोलियों के संपर्क में आने से नई भाषा उर्दू अस्तित्व में आई। अब बताना है कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है, तो सही विकल्प यहाँ पर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि ऑप्शन नंबर सी में जो स्टेटमेंट दिया गया है वो स्टेटमेंट ही आपका गलत है। अगला प्रश्न है, मुगल साम्राज्य में प्रचलित सीमा शुल्क के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। अबुल फजल लिखता है कि अकबर के काल में अधिकतम सीमा शुल्क 2/1/4% था, बिल्कुल सही है। जहांगीर के समय हर प्रकार की आयात निर्यात पर 3/1/2% सीमा शुल्क था, बिल्कुल ये भी सही है। शाहजहां के समय धन पर 2% का सीमा शुल्क था, चाहे वह सोना हो या चांदी, नहीं, ये स्टेटमेंट गलत है, इतना भी कम नहीं था। औरंगजेब ने गैर मुसलमानों के लिए सीमा शुल्क की दर ऊंची रखी, इसलिए मुस्लिम व्यापारी हिंदुओं को ऊंचा शुल्क दर से बचाने के लिए उनका सामान छुपा कर ले आते थे, बिल्कुल सही है। तो ए बी और डी सही है, ए बी डी ऑप्शन नंबर डी में दिखाई दे रहा है, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलान कीजिए। याददाश्त, तालिका, पट्टा और काबुलियत, दूसरे उनके अर्थ लिखे गए हैं। 10 सेकंड का समय आपके पास, सोचो इसका आंसर क्या हो सकता है। तो याददाश्त कहा गया ज्ञापन को यानी कि A3, तालिका कहा गया संक्षिप्त दस्तावेज को। अब मुझे पता है कि A3 और B4 होगा, तो A3 और B4 केवल ऑप्शन नंबर ए में दिखाई दे रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, नियम है कि कृपापात नौकर अपने दाहिने हाथ के पश्च भाग को जमीन पर रखकर और तब इसे धीरे धीरे उठाता है।
व्यक्ति के सीधे खड़े होने पर वह अपने हाथ की हथेली को अपने सिर के मध्य भाग पर रखता है। उपरोक्त कथन में अबुल फजर निम्नलिखित में से दंडवत प्रणाम के किस विधि की ओर इंगित करता है? तस्लीम, पैबोस, सिजदा या फिर जमीन बोस? तो सही विकल्प यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि तस्लीम को। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस मुगल शासक ने बयाना और धौलपुर के मध्य चंबल घाटी में ग्रामीणों को खजूर ताड़ की शराब इकट्ठा करते देखा और इसको तथा ताड़ी को निकालने की विधि का वर्णन किया है? बाबर, अकबर, जहांगीर और औरंगजेब? तो सही विकल्प यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि बाबर। अगला प्रश्न है नीचे दो वक्तव्य दिए गए हैं, एक को कथन ए और दूसरे को कारण आर कहा गया है। कथन में कहा गया जब्ती हरसाला के विकल्प के रूप में नस्की को शुरू किया गया था, बिल्कुल सही है। दीवान खालिसा मुजफ्फर खान ने जब्ती हरसाला को खत्म करके नस्क को स्थापित किया, नहीं ये गलत है। तो कथन ए आपका सही है, ए सही है लेकिन आर गलत है, ऑप्शन नंबर सी में है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है नीचे दो वक्तव्य दिए गए हैं, एक को कथन ए और दूसरे को कारण आर कहा गया है। कथन में कहा गया है अकबर के शासनकाल के 11वें वर्ष यानी कि 1567 में मुजफ्फर खान और राजा टुरम्मल ने एक महत्वपूर्ण परिवर्तन किया। कानूनगो से खेती की जाने वाली और खेती ना की जाने वाली जमीन की कुल क्षेत्र के बारे में जानकारी देने के लिए कहा गया, बिल्कुल सही है। कानूनगो द्वारा दी गई जानकारी के आधार पर पूरे साम्राज्य के लिए एकल मूल्य सूची के बजाय भिन्न भिन्न क्षेत्रों में प्रचलित मूल्य के आधार पर फसल की दर को नगद के रूप में परिवर्तित किया जाने लगा, बिल्कुल सही है। और कारण जो है वो कथन का सही व्याख्या भी कर रहा है, इसलिए अगर ऑप्शन अगर हम देखें तो सही विकल्प यहाँ पर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलान कीजिए। मुहाशिब, मुतालिब, मुकर्रर तलब, तशीहा, दूसरे उनके अर्थ लिखे हुए। आपके पास 10 सेकंड का समय है दोस्तों सोचने के लिए, सोचो इसका आंसर क्या होगा। तो मुहासिब कहा गया है खातों का निपटारा करने वालों को। मुतालिब कहा गया है शाही खजाने से मृत व्यक्ति द्वारा उधार ली गई रकम पर शाही खजाना का दावा करने वालों को। अब मुझे पता है कि ए का 3 और बी का 4 होगा, तो ए का 3 और बी का 4 केवल ऑप्शन नंबर बी में दिखाई दे रहा है, ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है मुगल जमींदारों के बारे में क्या सही नहीं है? व्हाट इज नॉट ट्रू अबाउट मुगल लैंड होल्डर्स? सम्राट को छोड़कर कोई भी जमींदार को उसके अधिकार से हटा अथवा नियुक्त नहीं कर सकता था। एक अधिकारी अथवा जागीरदार केवल जमींदारी अधिकारों को जब्ती के लिए दरबार को अपनी सिफारिश भेज सकता था। सूबे का सूबेदार कभी कभी विद्रोही जमींदार को हटाकर उसी पुराने परिवार के सदस्यों को नियुक्ति कर सकता था। एक मुगल जमींदार की आय इसके स्वामित्व संबंधी दावे यानी कि मालिकाना का 10% था, गुजरात में 25%, जिसमें 5 से 10% नानकर जोड़ा जाता था जो लगान एकत्रित करने के एवज में लगान अधिकारियों से वह प्राप्त करता था। तो सही विकल्प यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ये जो स्टेटमेंट दी गई है ये स्टेटमेंट आपका गलत है। सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर देखें तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य सही नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट? अरबी शब्द खिलअत का फारसी समानार्थी शब्द सर-ओपा था, बिल्कुल सही है। खिलअत और सर-ओपा में सरपेच और पगड़ी शामिल थे, ये भी सही है। सर-ओ-पा में पूर्णता का भाव था जो राजा के व्यक्तित्व में समाहित था जो अप्राप्तकर्ता को दिया जाता था, नहीं ये स्टेटमेंट गलत है। चूंकि राजा का व्यक्तित्व समस्त साम्राज्य पर समाहित था इसलिए खिलत को प्राप्त करने वाला भी सांकेतिक रूप में राजकीय मौजूदगी में शामिल कर लिया था और वह इसका हिस्सा और विस्तार बन जाता था, बिल्कुल सही है। और हमसे पूछ रहा है कौन सा सही नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। तो दोस्तों अब हम आगे कंटिन्यू करेंगे, पर आप सबसे एक रिक्वेस्ट है दोस्तों, ये वीडियो कैसी लगी जरूर बताना। और हाँ, जिन्होंने इस चैनल को सब्सक्राइब करके नहीं रखा है चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो ऐसे और महत्वपूर्ण वीडियो प्राप्त करने के लिए। थैंक यू दोस्तों, अगले क्लास में फिर मिलते हैं।